नमस्कार साथियों, मैं महेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विमल टॉक पर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पूर्व के सत्र में हमने हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के विषय में कुछ परिचर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था हिंदी कहानी का आविर्भाव कब हुआ और हिंदी शब्द की उत्पत्ति संबंधी जानकारी, साथ ही साथ उसके अर्थ के बारे में जाना था और विभिन्न विद्वानों ने हिंदी कहानी के संदर्भ में जो परिभाषाएं दी है उसे जाना था और साथ ही साथ हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है उसके बारे में जाना था और विभिन्न विद्वानों के क्या मत है उसको भी जाना था। साथ ही साथ हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के चरणों को हमने जाना था कि हमने 6 चरण बताए थे और उन पर विस्तृत चर्चा नहीं की थी। केवल उस क्लास में हमने सिर्फ इतना ही जाना था। तो आज के इस क्लास में हम हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के 6 चरणों जो हमने बताए थे, जिसमें पहला चरण है प्रारंभिक काल की कहानी, दूसरा है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, तीसरा है प्रेमचंद युगीन कहानी और चौथा है प्रेमचंदोत्तर कहानी और पांचवा है नई कहानी और छठा है साठोत्तरी कहानी आंदोलन। और इसके अंतर्गत अनेक आंदोलन आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम सभी इन चरणों पर विस्तृत परिचर्चा करेंगे जितने इस वीडियो में आज हो सकेंगे, और आगे की परिचर्चा हम अगले भाग में भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सत्र की, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 2। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी कहानी के उद्भव विकास के पहले चरण की, जिसका नाम है प्रारंभिक काल की कहानियाँ। प्रारंभिक काल की कहानियों का समय 1900 ईस्वी से पूर्व रहा, जिसमें मुख्य रूप से अनुदित एवं रूपांतरित कहानियाँ ही लिखी गई, जिसमें हमें मौलिक कहानियों का अभाव देखने को मिलता है। इसमें मौलिक रूप से कोई कहानी नहीं लिखी गई, इसमें सिर्फ अनुदित और रूपांतरित कहानियाँ ही लिखी गई। इसके अंतर्गत जो मुख्य कहानी और कहानीकार है उसके अंदर है सबसे पहले सदल मिश्र द्वारा रचित नासिक के तोपाख्यान, ये एक रूपांतरित कहानी है। दूसरे हमारे हैं लल्लू लाल रचित बेताल पच्चीसी, ये एक अनुदित कहानी है। तीसरे हमारे हैं इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी और चौथे हमारे हैं राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद राजा भोज का सपना। ये हुआ हमारा प्रारंभिक काल की हिंदी कहानी का चरण। दूसरा चरण हमारा आता है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसका समय रहा 1900 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक। ये हिंदी कहानी का समय रहा है, ये उनके एक अपना अलग समय रहा है, जिसमें हिंदी कहानी अपने बाल्य अवस्था में थी, अपितु वो अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी और इसमें शिल्प के रूप से भी विकास हो रहे थे और हिंदी कहानी अपने स्वरूप में आने लग गई थी। तो इसके अंतर्गत जो कहानी और कहानीकार है उसके बारे में जान लेते हैं हम कि हिंदी में आधुनिक कहानी जो है लेखन का वास्तविक स्वरूप सरस्वती पत्रिका, जिसका समय 1900 ईस्वी जानते हैं, और सुदर्शन पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। और इस समय ये पत्रिकाएं हमारे सामने प्रस्तुत हो गई थी और इनमें कहानियाँ आने प्रारंभ हो गई थी। इन पत्रिकाओं में कहानियाँ छपने लग गई थी, सरस्वती पत्रिका और सुदर्शन पत्रिकाओं में। साथ ही साथ इस काल में जो कहानियाँ लिखी जा रही थी वो आदर्शवादी कहानियाँ थी, उनमें नैतिकता थी, उनमें सुधारवादी भावना कहीं देखने को मिलती है, राष्ट्रवादी कहानियाँ आदि लिखी जा रही थी। इन कहानी का जो मुख्य विषय रहा है प्रेमचंद पूर्व कहानियों का, उसमें प्रेम है, नीति है और उपदेश है। प्रेम, नीति, उपदेश देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें घटना प्रधान कहानियाँ देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से कहीं ना कहीं जो ये प्रारंभिक काल रहा, ये इनके हिंदी कहानी का एक हम मान सकते हैं कि हिंदी कहानी को स्वरूप देने वाला और मुख्य काल रहा, जहाँ हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण करने लगी थी। इसमें शिल्प का भी विकास हो रहा था। अब इसके अंतर्गत मुख्य कहानी और मुख्य कहानीकार के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यह हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और उन्हें लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी के मुख्य कहानी और कहानीकार ये हैं। तो सबसे पहले नाम आता है कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। और इनकी एक कहानी और है गुलबहार, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1902। और एक कहानी है प्रणयिनी परिणय 1887। 3 कहानी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। बाद में हमारे आते हैं केशव प्रसाद सिंह
जिनकी कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। फिर हमारे आते हैं माधवराव सरपे, जिनकी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका समय है प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी। फिर हमारे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनकी कहानी है 11 वर्ष का समय, 1903 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। फिर आती है हमारी राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला के नाम से भी जानी जाती है, जिनकी कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 और दुलाई वाली 1907। फिर आते हैं हमारे वृंदावन लाल वर्मा, जिनकी कहानी है राखी बंद भाई, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1909 ईस्वी में। फिर आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद, जिनकी कहानी है ग्राम, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1911 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे राधिका रमण प्रसाद सिंह, जिनकी कहानी है कानों में कंगना, इसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जिनकी कहानी है रक्षाबंधन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913 ईस्वी। फिर आते हैं हमारे चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, जिनकी 3 कहानियाँ बड़ी ही चर्चित हैं, जिन्होंने 3 ही कहानी लिखी है, जिसमें है सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था 1915। ये इनकी प्रमुख कहानी है। वैसे तो प्रेमचंद पूर्व कहानियों में जितने कहानीकार हैं, हम संपूर्ण कहानीकारों को तो याद नहीं कर सकते, पर मुख्य मुख्य कहानी या और कहानीकार को याद करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा की दृष्टि से जो मैंने आपको कहानी और कहानीकार बताए हैं, ये अत्यंत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए अत्यंत लाभकारी भी है। वैसे तो देखा जाए जो प्रेमचंद पूर्व कहानियाँ हैं वो अपने मुख्य रूप से बाल अवस्था में ही देखी जाती हैं, इतनी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। इनकी ये समय, ये चरण जो है एक बाल्य अवस्था काल कहा जा सकता है, परंतु इसमें चंद्रदत्त शर्मा की उसने कहा था कहानी एक अपवाद स्वरूप है, क्योंकि इस कहानी में वो सब तत्व मिलते हैं और सब रूप और वो विशेषता, वो गुण सब मिलते हैं जो एक श्रेष्ठ कहानी में होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद पूर्व कहानी में चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की जो उसने कहा था कहानी, वो इस समय की एक श्रेष्ठ उपलब्धि है। अब हम बात करते हैं हिंदी कहानी के उद्भव विकास के तीसरे चरण की, जो है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष 1916 से लेकर 1936 तक रहा और प्रेमचंद जी के नाम से इसका नाम है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद आप पहले उर्दू में लिखते थे और उर्दू में नवाब राय नाम से लिखते थे, तो उनका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, जैसा कि आप जानते हैं, तो पहले से ही कहानी लिखते आ रहे हैं। तो सोजे वतन में वो उर्दू में लिखते थे, उनका कहानी संग्रह था जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो उसके बाद में ये हिंदी में लिखने लगे प्रेमचंद नाम से। तो हिंदी में इनकी जो प्रथम कहानी मानी जाती है वो सोत कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। तो और इनकी अंतिम कहानी जो है वो कफन है, वो 1936 में प्रकाशित हुई। तो ये प्रेमचंद जो थे इस कहानी के मुख्य रूप से नायक रहे, इसके प्रवर्तक रहे हैं। प्रेमचंद के आने से कहानी के जो क्षेत्र में परिवर्तन हुए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहे। लोगों का दृष्टिकोण और समझ का तरीका जो था वो एक अत्यंत विस्तृत हुआ। इनकी कहानी के विषय जो थे वो अलग ही रहे। पहले इन्होंने आदर्शवाद जिसमें देखते हैं वो कहानियाँ लिखी, जिसमें हम मुख्य रूप से पंच परमेश्वर हुआ, नमक का दरोगा हुआ, ईदगाह हुआ, इन कहानी में आदर्शवाद झलकता है। बाद में इनकी कहानी जो थी वो आदर्शमुख हो गई, जिसमें यथार्थवाद प्रमुख रूप से दिखने लगा। यथार्थवाद आया, जैसा कि आप देखते हैं कि एक सवा सेर गेहूँ इनकी कहानी है, जिसमें महाजन सभ्यता के द्वारा शोषण को दिखाया गया है, कैसे कि मजदूर वर्ग का शोषण किया जाता है एक महाजन वर्ग द्वारा। बाद में इनका जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद देखने को मिलता है वो पूस की रात और कफन जैसी कहानियों में देखने को मिलता है, जो हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित कर देता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति को विकसित करता है, और साथ ही साथ जो पूर्व की कहानियाँ लिखी जा रही थी उनके विषय में भी परिवर्तन करता है। कि पहले की कहानियाँ तो आप जानते हैं प्रेम, नीति, उपदेश संबंधित कहानी लिखी जा रही थी, परंतु ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह अंकित कर देता है, सोचने पे मजबूर कर देता है कि किस प्रकार से समाज की विसंगतियों को और किस प्रकार से समाज की कुरीतियों को हमारे सामने दिखाता है एक प्रश्न बना के, और यथार्थ की धरातल पर हमें ले आता है। एक कल्पना के लोक से हटा के यथार्थ के धरातल पर लाना एक बड़ी विशेषता है, तो जो इस
युग में हमें देखने को मिलती है। प्रेमचंद द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि हिंदी कहानी में चमत्कार हुआ है कि यथार्थ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कहानी के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। पूर्ण रूप से तो उसकी जानकारी है नहीं, कोई 300 मानता है, कोई अलग मानता है, पर यहाँ तक ज्ञात होता है कि 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं। और ये इनकी कहानियाँ हैं वो मानसरोवर नामक एक संग्रह है जिसमें 8 खंडों में बटी हुई है। आगे हम बात करें तो इनकी कहानियाँ जो थी वो पहले आदर्शोन्मुख थी, सामाजिक यथार्थवादी कहानियाँ लिखी गई है। साथ ही साथ इनकी कहानियों में हम देखेंगे जो लिखी गई वो उनमें व्यक्तिगत अनुभूतियाँ हैं और अंतर्द्वंद भी चलते रहे, अंतर्द्वंद भी देखने को मिलते हैं, देखने को सामने मिले हैं। और भाषा की दृष्टि से भी देखें तो प्रेमचंद की जो कहानियों की भाषा है वो कोई अत्यधिक जटिल भाषा नहीं है, अपितु लोक जन की भाषा है। जो सामान्य लोग उस समय समझते थे, जो लोगों को समझ आती थी, वही उस समय की साधारण और सहज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा की दृष्टि से भी कहानियाँ बेजोड़ और अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साथ ही साथ जो इनके देखे जाते हैं कि कहानी ने निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया था। ठीक है, इस युग में, प्रेमचंद के युग में जीवन से जुड़े विषयों पर कहानियाँ लिखी गई, सामाजिक समस्याओं पर भी कहानियाँ लिखी गई, मानव अंतर्द्वंद पर भी कहानियाँ लिखी गई एवं मनोविज्ञान पर आधारित भी इसमें कहानियाँ लिखी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो दूसरे कवि जो रहे हैं, ये दूसरे जो कहानीकार रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद है। इन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है कहानी के क्षेत्र में। इन्होंने अपने कहानी क्षेत्र में अपने जो कला कौशल दिखाया है वो भी अत्यंत कहानी को मजबूत बनाता है। प्रेमचंद के बाद में अगर जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है तो वो अत्यंत महत्वपूर्ण नाम है कहानी के क्षेत्र में। तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी है वो ग्राम है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1911 ईस्वी है, जो इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और उनकी अंतिम कहानी जो है वो सालवती है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। इनके कहानी संग्रह जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके 5 कहानी संग्रह हैं, तो उसे जान लेना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। जिसमें पहला है छाया, जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1912 ईस्वी। दूसरा है प्रतिध्वनि, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926। तीसरा है आकाशद्वीप, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929। तीसरा है आंधी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931। और चौथा और पांचवा है इंद्रजाल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आता है कि अंतर्द्वंद चल रहे हैं। तो प्रेमचंद के बाद में जैसे देखते हैं कि प्रेमचंद की कहानियों में अंतर्द्वंद चले हैं, तो वैसे ही जयशंकर की कहानी में भी अंतर्द्वंद जो है देखने को मिलते हैं। इसमें आप जानेंगे कि इनकी एक कहानी है, प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार कहानी, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि किस प्रकार एक मधुलिका नामक पात्र हैं जो कि एक राष्ट्र प्रेम को लेकर भी मन में अपना प्रेम दबाए रखती है, तो वहीं अपने प्रेमी के प्रति जो प्रेम है उसको भी दबाए रखती है। उसके मन में अंतर्द्वंद चलता रहता है कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है या मेरा प्रेमी सर्वोपरि है। तो ये अंतर्द्वंद देखने को जो मिलता है वो जयशंकर प्रसाद की कहानी में भी देखने को मिलता है, जैसा कि हमें प्रेमचंद की कहानी में भी अंतर्द्वंद देखने को मिलते आए हैं। अन्य कहानीकारों की बात करें तो फिर आते हैं हमारे सुदर्शन, जिनकी प्रथम कहानी है हार की जीत, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1920 में हुआ सरस्वती पत्रिका में। सुदर्शन के कहानी संग्रह जो है वो है सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, नगीना, पनघट और परिवर्तन। ये आपको याद रखना जरूरी है। अन्य कहानीकार है पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनके कहानी संग्रह है चिंगारिया, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार और नीलजता। ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण इनके कहानी संग्रह हैं। फिर आते हैं हमारे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। इनकी प्रथम कहानी है गृह लक्ष्मी और इनके कहानी संग्रह हैं अम्बपालिका, भिक्षु राज, हल्दी घाटी में और बाण वधु। फिर हमारे आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क, जिनके कहानी संग्रह हैं निशानियाँ, दो धारा, मुक्त, देशभक्त, कागज का तेल, डाची,
आकाशचारी टेबुल लैंप। फिर हम बात करते हैं निराला। निराला की जो कहानी संग्रह हैं उनमें है लिली, सखी, सुकूल की बीवी और चतुरी चमार। तो ये महत्वपूर्ण कहानीकार है और उनके महत्वपूर्ण कहानी और कहानी संग्रह हैं। ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में मुख्य रूप से कहानीकारों के बारे में जो जाना जाता है, ये साथ में उनके कहानी संग्रह और कहानी के विषय में पूछा जाता है। तो हम मुख्य रूप से जो कहानीकार और कहानी महत्वपूर्ण है वो इस विषय में और इस वीडियो में हम आज जान चुके हैं, ताकि हमारी परीक्षा संबंधित तैयारी अधिक मजबूती के साथ और सफलता के साथ हो सके। क्योंकि इतने कहानीकार हैं, इतनी कहानियां हैं कि सबको याद करना असंभव है, लेकिन जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है और जो इनके कहानी संग्रह महत्वपूर्ण है, हम कम से कम उनको तो याद रख सकते हैं, ताकि हम परीक्षा की दृष्टि से एक सफल अपनी योजना बना के रख सकें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की भी त्रुटि हमसे ना हो सके। तो आज के हम सत्र में हमने जाना हिंदी कहानी के उद्भव विकास के 3 चरणों के बारे में हमने जाना है। इसमें पहला चरण था हमारा प्रारंभिक हिंदी कहानी, जिसमें 1900 ईस्वी से पहले जो कहानियाँ लिखी जा रही थी, जो कि मौलिक रूप से कहानी नहीं लिखी गई थी, जो अनुदित और रूपांतरित थी। बाद में हमारा दूसरा चरण जो रहा उसमें हमने जाना जो था प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। इसमें कहानी अपने बाल्यावस्था में थी। इसमें अपवाद स्वरूप में चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को छोड़ दिया जाए, तो कहानी अपने मूल स्वरूप में विकसित हो रही थी, उनका बाल्यावस्था का समय था। तीसरा हमने जाना प्रेमचंद युगीन कहानी कि प्रेमचंद इस कहानी के प्रवर्तक रहे हैं इस युग के, और साथ ही साथ अन्य कहानीकारों के बारे में जाना, जिसमें जयशंकर प्रसाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और कहानी संग्रह भी, और अन्य कहानीकारों को भी जाना। अन्य जो 3 हमारे चरण रह चुके हैं उसे हम अगली सत्र में जानेंगे और उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। साथ ही साथ आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं।